नमस्कार दोस्त। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि कोई बात है जिस पर आप विचार नहीं करना चाहते, लेकिन आपका दिमाग आपको बार बार उस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है। कई बार आप जानते हैं कि आपके सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद को सोचने से रोक नहीं पाते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। आपका मस्तिष्क अशांत है और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर कैसे निकले, अर्थात ज़्यादा सोचने के चक्कर को किस प्रकार तोड़े, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ओवर थिंकिंग करने में और नॉर्मल थिंकिंग करने में क्या फ़र्क होता है, अर्थात ज़्यादा सोचने में और सामान्य रूप से सोचने में क्या अंतर होता है। ओवर थिंकिंग और नॉर्मल थिंकिंग में फ़र्क करने का एक आसान तरीका है कि अगर आपका दिमाग अशांत है और आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आप सोच के जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इसे हम ओवर थिंकिंग करना कहते हैं, अर्थात ज़्यादा सोचना कहते हैं। ओवर थिंकिंग के साथ में एक चीज़ ज़रूर जुड़ी रहेगी और वह चीज़ है चिंता या मानसिक अशांति। जब भी कोई व्यक्ति सामान्य रूप से किसी समस्या का समाधान करने के लिए सोचने की प्रक्रिया शुरू करता है, तो उस सोचने की प्रक्रिया में शांति बनी रहती है और मन किसी चीज़ के फायदे और नुकसान का आकलन करके सही निर्णय ले पाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है तो मन में अशांति होने के कारण उसे इस बात का पता रहता है कि इससे समस्या का हल नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह खुद को सोचने से रोक नहीं पाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सोचने की सामान्य प्रक्रिया में शांति शामिल होती है, हमारी सहमति शामिल होती है, हम हमारी मर्जी से सोच रहे होते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग में अशांति शामिल होती है, चिंता शामिल होती है और कई बार हमारी बिना इजाज़त के यह ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनकी सहायता से आप ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकल सकते हैं। तरीका नंबर 1, जड़ को काटो। अगर किसी पेड़ को बार बार बड़ा होने से रोकना है तो सबसे बढ़िया इलाज आपके हिसाब से क्या है? पेड़ के तने को काट देना, फल फूल पत्तों को काट देना, उसकी शाखाओं को काट देना, या उसको पोषण देने वाली जड़ों को काट देना। बेशक कोई भी व्यक्ति बता सकता है यदि पेड़ को बार बार बड़ा होने से रोकना है तो हमें उसकी जड़ों को काटना होगा, क्योंकि जब तक हम उस पेड़ की जड़ नहीं काटेंगे तब तक वह पेड़ जमीन से पोषण लेता रहेगा और वापस से विकसित होता रहेगा, और हम चाहे उसे कितनी ही बार काट दे वह कुछ समय के बाद में फिर से पूरा वृक्ष बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम ओवर थिंकिंग का समाधान चाहते हैं तो हमें उस मूल कारण पर प्रहार करना चाहिए, उस मूल कारण को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग की सिचुएशन पैदा होती है। मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। उदाहरण नंबर 1, चंदन नाम का एक लड़का था। उसे कॉलेज जाने से डर लगता था, इस वजह से वह कभी कभी कॉलेज नहीं जाता था। वो जब भी कॉलेज में दोस्तों के सामने खड़ा होता था तो उसे घबराहट सी महसूस होती थी, बेचैनी सी महसूस होती थी। इस वजह से वह अपने दोस्तों के साथ में कम से कम समय बिताने का प्रयास करता। खास तौर पर वह लड़कियों के पास में जाने से तो और ज़्यादा घबरा जाता था। अपनी इस समस्या का समाधान पाने के लिए उसने एक एक्सपर्ट से सलाह ली और उसके एक्सपर्ट ने उससे कहा कि इस चिंता और इस घबराहट की जड़ को पहचानो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहो और महसूस करो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, और यह पता करने की कोशिश करो कि वास्तव में तुम्हारे साथ में ऐसा वैसा क्यों हो रहा है। उसने विशेषज्ञ की बात पर अमल करना शुरू किया तो उसने सोच विचार कर कहा कि मैं कॉलेज के लड़के लड़कियों को साथ देखता हूँ तो मुझे अजीब महसूस होता है, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। उस एक्सपर्ट ने, उस विशेषज्ञ ने चंदन से कहा कि तुम्हारी बात सही है,
कि तुम्हें अजीब महसूस होता है, लेकिन इस बात की और गहराई में जाने की कोशिश करो कि तुम्हें यह अजीब महसूस क्यों होता है। औरों को यह अजीब महसूस क्यों नहीं होता है, केवल तुम्हें ही यह महसूस क्यों हो रहा है, इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करो चंदन। तो चंदन और गहराई से सोचता है और उसे पता चलता है कि वह खुद को ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझता है, वह खुद को बदसूरत समझता है। इस वजह से वह लड़के लड़कियों से डरता है कि वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे, वे उसे हीन समझेंगे। चंदन वास्तव में ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन वह इतना भी बदसूरत नहीं था कि वह लोगों के सामने जाने से घबराए, वह भी अपनी शक्ल की वजह से। यह एक तरह से उसका वहम था कि लोग उसकी शक्ल को देखकर उसके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे या उसे कमज़ोर महसूस कराएंगे। चंदन ने खुद को बदसूरत मानना छोड़ दिया। वह बार बार खुद से कहने लगा कि वह खूबसूरत है। वह कई दिनों तक ऐसा करता रहा और जानबूझकर लोगों के सामने खुद को व्यक्त करता रहा। लड़के लड़कियों के सामने खुलकर बात करने की कोशिश करने लगा। हालांकि जब शुरुआत में उसने ऐसा किया तो उसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक मनुष्य के लिए बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे वह प्रैक्टिस करता गया और यह उसकी आदत हो गई और अब वह लोगों से अच्छी तरह संपर्क करने लग गया, अच्छे से वार्तालाप करने लग गया और उसकी समस्या लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पर चंदन ने अपनी मूल समस्या, जो कि यह विचार था कि लोग उसे बदसूरत समझते हैं, पर काम करना शुरू किया और उसने अपनी चिंता पर काबू पाया। उदाहरण नंबर 2, एक व्यक्ति था जो जब भी ऑफिस में जाता था तो वह ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाता था और हल्का बहुत घबराने भी लग जाता था। उसने भी चंदन की तरह एक विशेषज्ञ से सलाह ली और अपनी इस समस्या पर विचार करना शुरू किया कि वास्तव में वह ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा है, उसके ओवर थिंकिंग करने की जड़ क्या है। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसे ओवर थिंकिंग अपने जाल में तब फंसा लेती है जब मीटिंग में किसी गहरे मुद्दे पर बातचीत चल रही हो। इस प्रकार उसने अपनी मूल समस्या, अपनी ओवर थिंकिंग की जड़ का पता लगा लिया। उसकी समस्या यह थी कि वह अपने काम में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था। उसने और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास किया, खुद पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वह भी अपने काम में बेहतर बनने लगा। और अब उस व्यक्ति को मीटिंग में बैठने से कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी घबराहट के मूल कारण को मिटा दिया है। उसने अपनी ओवर थिंकिंग के मूल कारण को ख़त्म कर दिया है। तो इन 2 उदाहरणों के हिसाब से आप अपनी ओवर थिंकिंग की मूल अर्थात जड़ को पहचान सकते हैं और उसे ख़त्म कर सकते हैं। तरीका नंबर 2, अपने विचारों पर भी विचार करो। कई बार हमारा दिमाग किसी चीज़ या घटना से प्रभावित होकर ऐसी ऐसी बातें सोचता है जिनका वास्तविकता से दूर तक संबंध नहीं होता है। हम छोटी छोटी बातों पर ही घबराने लग जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम कई बातों को लेकर चिंतित और डरा हुआ महसूस करते हैं। जिन चीज़ों को हम बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचते हैं, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं या डरते हैं, इनमें से अधिकतर घटनाएं कभी सच नहीं होती हैं। उन घटनाओं के सच होने का केवल एक वहम होता है जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। आपको अपने दिमाग में आने वाले प्रत्येक विचार पर भरोसा नहीं करना है। आपको विचारों पर भी विचार करना है कि यह विचार सत्य है या नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको एक विचार आया कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा, तो एक प्रश्न खुद से अपने आप से पूछो कि क्या यह विचार सत्य है? क्या सच में मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा? और यदि मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा तो मैं एग्ज़ाम में फेल क्यों होऊंगा, इसका कारण ढूंढने की कोशिश करो। कई बार हमारी हालत ऐसी होती है कि हमारी तैयारी अच्छी होती है, इसके बावजूद भी फेल होने का विचार हमारे मन में आ जाता है और यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको ओवर थिंकिंग के लूप में फंसने के बजाय बार बार खुद से प्रश्न करते रहना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप आपके दिमाग में विचार आया कि कहीं मैं असफल हो गया तो इस बात पर विचार करो, यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे, सही दिशा में करेंगे, तो क्या आप वास्तव में असफल होंगे? अगर आपके मन में विचार आया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो खुद से प्रश्न पूछो
क्या सच में मुझे लोगों के बारे में इतना सोचना चाहिए? क्या सच में मुझे लोगों की इतनी फिक्र करनी चाहिए? इस प्रकार तथ्य और आंकड़ों के आधार पर बातों को समझने की कोशिश करो, विचारों को समझने की कोशिश करो। आपको अपने विचारों को एक तरह से एक गवाह की तरह देखना है। जिस प्रकार कोर्ट में गवाह अपनी गवाही देते हैं, लेकिन गवाह फैसला नहीं लेते हैं, फैसला जज ही लेता है। ठीक उसी प्रकार आपको खुद को एक जज समझना चाहिए और ऐसे फालतू विचारों पर यकीन करने के बजाय अपना लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि बार बार खुद को लॉजिक देने के चक्कर में मत फंस जाना। एक बार लॉजिक दे दिया वह काफ़ी है। अगर आप बार बार खुद को लॉजिक देते जाएंगे तो आप उस लॉजिक के विचार में उलझ जाएंगे। आपको बस एक बार पहचान करनी है अपने लॉजिक का प्रयोग करके कि यह विचार ठीक नहीं है, फिर उस विचार पर ध्यान देना बंद कर देना है। उसके बारे में ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। तरीका नंबर 3, दिमाग में ज़्यादा जानकारियाँ डालना बंद करो। इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। दुनिया में कहीं कोई खबर घटती है, उसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल के माध्यम से हमें पता लग जाती है। लेकिन जब आप बार बार बेकार की जानकारियाँ जिनसे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, जैसे कि न्यूज़ या समाचार जिनकी अधिकतर घटनाओं से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें अपने दिमाग में डालना या ऐसी न्यूज़ पढ़ना बंद कर दो। समाचार पढ़ो या सुनो, लेकिन सिर्फ अपनी काम की बातों को महत्व दो। अगर आप बार बार अपराधों की न्यूज़ सुनते हैं तो आपको हर जगह अपराधी नज़र आने लग जाते हैं। एक लड़का था, चोरी और लूटपाट की खबरें देखता रहता था। इसकी वजह से वह जब भी कहीं जाता था तो उसे चोरी होने का डर लगा रहता था, और यदि वह कभी अकेला पड़ जाता था तो वह सोचता था कि कहीं लूटपाट करने वाले ना आ जाए। देखो, दिमाग का जानकारी वाला सिस्टम, या बोले तो जानकारी वाला एल्गोरिदम कुछ यूट्यूब के जैसा है। आप यूट्यूब पर जिस प्रकार की चीज़ें सर्च करते हो, आपको वो चीज़ें बार बार दिखाई देती हैं। आज आपने कोई मूवी सर्च की तो आपको सारे दिन में कई मूवी सजेशन वीडियो आएगी। आज आपने कोई न्यूज़ देखी तो उस न्यूज़ से संबंधित कई वीडियो आपके सामने आ जाएगी। मतलब जिस प्रकार की चीज़ें आप यूट्यूब पर देखते हो या सर्च करते हो, यूट्यूब उस प्रकार की चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। ठीक इसी प्रकार हम हमारे दिमाग को जिस प्रकार की जानकारियाँ ज़्यादा देते हैं, उस प्रकार की सोच हमारे अंदर आने लग जाती है। जैसे आपने रात में कभी डरावनी फिल्म देखी हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपको डर लगने लगता है, जबकि आप इस बात को जानते हैं कि हकीकत में डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि यदि आप वह मूवी नहीं देखते तो आप नहीं डरते, लेकिन आपने डरावनी जानकारी को अपने दिमाग में भर लिया है, इस वजह से आपको डर लग रहा है। मैंने यहाँ पर मुख्य बिंदु बताया है कि दिमाग में फालतू की जानकारियाँ डालना बंद करो। मैंने यहाँ पर ऐसा कहा है कि दिमाग में कचरा डालना बंद करो। यदि आप अपने दिमाग में कचरा डालेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, यह बात पूरी तरह फिक्स है। यदि आप बेवजह की जानकारियाँ लेते रहते हैं जो आपके किसी काम की नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, तो ऐसी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। खाना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन यह तब तक ही स्वास्थ्यवर्धक होता है जब तक कि उसे संतुलित मात्रा में खाया जाता है। अगर हम सही मात्रा से ज़्यादा खाना खाते हैं तो वह खाना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार आपको अपने मोबाइल का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आपके लिए आवश्यक हो। तरीका नंबर 4, चिंता करने का एक टाइम फिक्स कर ले। हमारे घर का जो कचरा पात्र होता है, जैसे ही कोई कचरा हमारी नज़र में आता है, हम उसे कचरा पात्र में डाल देते हैं, और जब कचरा पात्र पूरी तरह भर जाता है तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं। केवल एक कचरा डालने से हम पूरे कचरा पात्र को बाहर जाकर खाली नहीं करते हैं। जब वह पूरा भर जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको सारे दिन में जो भी चिंताएं होए, तो उस चिंता होने के वक्त खुद से कहो कि मैं इन चिंताओं पर विचार करूंगा, लेकिन मैं अभी अपना काम करूंगा। मैं आज शाम को 15 मिनट के लिए चिंता करूंगा, या मैं कल सुबह चिंता करूंगा, या रात को सोते वक्त चिंता करूंगा। इस प्रकार चिंता करने का एक टाइम फिक्स कर लो और इस निर्णय पर अटल रहो
कि आपको केवल चिंता उसी समय पे करनी है जिस समय पर आपने डिसाइड किया। उन चिंताओं के बारे में अपने तय किए गए समय पर ही सोचना है। बाकी पूरे वक्त आपको एक तरह से यह देखते रहना है कि आपको क्या क्या चिंताएं आ रही है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी चिंता कम होने के 35% चांस होते हैं। आप सारे दिन में जो भी चिंताएं इकट्ठी करते हैं उन्हें एक निश्चित समय पर ही करने का प्रयास करें। बाकी समय में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। तरीका नंबर 5, अपनी इंद्रियों को सक्रिय करो। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम चिंता की स्थिति में होते हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमें आसपास क्या हो रहा है इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता। जब हम चिंता करते हैं तो हमारी 5 इंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा सुस्त होने लग जाती है। जब भी आप विचार के जाल में फंस जाओ तो आपको अपनी 5 इंद्रियों को सक्रिय करना है। जब आप 5 इंद्रियों को सक्रिय करेंगे तो आप वर्तमान से जुड़ जाएंगे, और जब आप वर्तमान से जुड़ जाएंगे तब आप विचारों के जाल से बाहर आ जाएंगे। अब सवाल आता है कि हम अपने वर्तमान से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। पहला कदम है, आपको 5 चीज़ें देखनी है। आपके सामने जो चीज़ें हैं उनमें से आप कोई सी भी 5 चीज़ें देख सकते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, दीवार, घड़ी इत्यादि। दूसरा कदम है, आपको 4 चीज़ें महसूस करनी है। जैसे आप अपने कपड़ों को महसूस कर सकते हैं, आप किसी दीवार को या किसी वस्तु को छूकर महसूस कर सकते हैं इत्यादि। तीसरा कदम है, आपको 3 चीज़ों को सुनना है। आपके आसपास आ रही आवाज़ों पर ध्यान देना है, जैसे यह उस गाड़ी की आवाज़ है, यह उस चिड़िया की आवाज़ है इत्यादि। चौथा कदम है, आपको 2 चीज़ों को सूंघना है। जैसे आप अपने कपड़ों को सूंघ सकते हैं या आप किसी परफ्यूम को सूंघ सकते हैं। पांचवा कदम है, आपको एक चीज़ को टेस्ट करना है, एक चीज़ का स्वाद लेना है। अगर आपके पास में कोई भी चीज़ ना हो तो आप अपने मुंह के अंदर की चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। यह तकनीक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। जब हम इस तकनीक को आजमाते हैं तो कुछ समय के बाद में ही हमें इसका असर दिखने लग जाता है। हमारा मन शांत होने लग जाता है, दिल की धड़कनें कम होने लग जाती हैं। इस तकनीक को 5 4 3 2 1 तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। तरीका नंबर 6, कुछ गतिविधि शुरू करो। जब भी आप विचारों के जाल में फंस जाओ तो तुरंत कुछ शारीरिक गतिविधि करना शुरू कर दो। जैसे यदि आप अपना काम कर रहे हैं और आप अपने विचारों में उलझ जाते हैं तो उनसे बाहर निकलने का एक बढ़िया उपाय यह है कि आप उन विचारों से लड़ने की बजाय शारीरिक गतिविधि जैसे व्यायाम, दौड़, चलना इत्यादि शुरू कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़र्क दिखेगा, और जब आप अपने विचारों के जाल से बाहर निकल जाओ तो वापस से अपना काम करना शुरू कर दो। राहुल नाम का एक लड़का था। जब भी वह कोई इम्पोर्टेंट कार्य करता या कोई एकाग्रता वाला कार्य करता था, और जब वह काम करते करते अपने विचारों में खो जाता था या बीच में चिंता करने लग जाता था, तो वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठता और उछल कूद करना शुरू कर देता। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में उसकी चिंता कम हो जाती थी, वह अपने विचारों के लूप से बाहर निकल जाता था और वापस से कार्य करने लग जाता था। तरीका नंबर 7, एक बार में ही परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है जो एक बार में ही परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। वे किसी किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो वे एक बार में ही पूरी किताब को अच्छी तरह याद करने की कोशिश करते हैं, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। वे बाजार में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को एक बार में ही बेस्ट बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि चाहे आप कितने ही मेहनती हो, चाहे आप दिन के 15 घंटा काम करें, लेकिन आप एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकते। पूर्णता आने में, परफेक्ट बनने में टाइम लगता है, क्योंकि परफेक्ट बनना या पूर्णता लाना एक दिन का काम नहीं है। यह रोज़ाना की मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। असल में जो लोग एक बार में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं वे एक तरह से उस किसान की तरह होते हैं जो बीज बोता है
और अगले दिन ही फसल काटने की सोचता है। लेकिन फसल काटनी है तो किसान को मेहनत और धैर्य दोनों रखना पड़ेगा। वह चाहे अपनी फसल को एक दिन में 10 बार पानी दे, लेकिन फिर भी फसल तो उसके समय होने पर ही तैयार होगी। इस प्रकार मेहनत तो हमें रोजाना करनी पड़ती है, लेकिन आपको अपनी मेहनत का परिणाम समय आने पर ही मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहो, अपने प्रयासों में लगातार सुधार करते रहो, लेकिन धैर्य रखो। यह विश्वास रखो कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। आपको रोजाना प्रोग्रेस पर ध्यान देना है, ना कि परफेक्ट बनने पर ध्यान देना है। अगर आप परफेक्ट बनने के बजाय प्रोग्रेस करने पर ध्यान देते हो तो इससे आपकी ओवर थिंकिंग काफ़ी कम हो जाएगी। तरीका नंबर 8, खुद को विचारों से अलग करो। सोचो आपका कोई दोस्त है, आपका वह दोस्त बहुत ज़्यादा सोचता है तो आप खुद से कहते हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। आपका वह दोस्त किसी के साथ में दुर्व्यवहार करता है तो आप कहते हो कि अरे यार मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ। आप परीक्षा में पास हो चुके हो और आपका दोस्त परीक्षा में फेल हो चुका है तो आप खुद से कहते हो कि अरे यार मैं तो लूजर हूँ। तो आपको कैसा लगेगा? यह बात सुनने में थोड़ी अटपटी सी लग रही है, क्योंकि यदि आपका कोई दोस्त कुछ गलत करता है तो आप कभी यह नहीं कहते कि आप गलत हो। आप कभी खुद से ऐसा नहीं कहते कि अरे यार बुरा काम तो मेरे दोस्त ने किया है लेकिन बुरा तो मैं हूँ। एक तरह से देखा जाए तो आप अलग हैं और आपका दोस्त अलग है। आपका दोस्त कुछ गलत करता है तो उससे यह साबित नहीं होता कि आप गलत हैं, और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो इससे यह साबित नहीं होता कि आपका दोस्त गलत है। इस प्रकार देखा जाए तो हम किसी दोस्त के कर्मों से अपनी पहचान नहीं बनाते हैं या अपनी पहचान नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि आपका दोस्त एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग व्यक्ति हैं। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि आप अलग हो और आपके विचार अलग हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप और आपका दोस्त एक नहीं है। जब भी आपके अंदर बहुत विचार आते हैं तो आप कहते हैं कि अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। जब आपके अंदर डर के विचार आते हैं तो आप कहते हैं कि अरे यार मैं तो डरपोक हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि आपके विचार अलग हैं और आप अपने विचारों से अलग हो। आपको बस इतना कहना है कि मुझे बस डर का विचार आ रहा है, लेकिन डर का विचार आने से मैं डरपोक साबित नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं अलग हूँ और जो मेरे विचार हैं, जो मेरे अंदर से आ रहे हैं, वे अलग हैं। मैं अपने विचारों से अलग हूँ। आपको इस बात को समझना चाहिए। आपको अपनी पहचान अपने विचारों से नहीं जोड़नी चाहिए। अगर आप अपने विचारों को अपने से अलग मानेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।